हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ फिर से लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। खैर यहाँ पर जो है आपके करंट अफेयर्स 10 दिन के करंट अफेयर्स मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। सो यार आज तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो यहीं पर इसी क्लास में कवर किए जाएंगे और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखो, बिकॉज हर किस्म के करंट अफेयर्स जो हैं हमने पूरी कोशिश करी है कि सारे करंट अफेयर्स आपके यहाँ पे कवर करें, ठीक है। सो बढ़ते हैं पहले करंट अफेयर की तरफ, पहली न्यूज़ की तरफ। और पहली जो आपकी न्यूज़ है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। और ये बेसिकली क्या बात करिए कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। तो वर्ल्ड बैंक हैज़ हेल्ड इंडियाज होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की उन्होंने कोरोना पैंडेमिक में बहुत अच्छे से काम किया है। और एज पर दी वर्ल्ड बैंक इंडिया ने अडॉप्ट किया है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, ठीक है। पूरी की पूरी गवर्नमेंट अप्रोच से जो है इंडिया ने काम किया है टू कि किस तरीके से लोकल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया जाए और प्राइजेस को रिड्यूस करके और जो डिपेंडेंसी है ग्लोबल सप्लाईज पर वो कम करी जाए ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ठीक है। सो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली इंडिया को सराहा है कि उन्होंने कोरोना की पैंडेमिक में बहुत अच्छी तरीके से काम किया। बात करूँ मैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक देखो यार एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये यूजुअली बैंक्स को लोन देता है अगर बैंक्स में जो है पैसों की कमी हो जाए, ठीक है। और पूरा का पूरा ध्यान रखता है कि जो किसी को भी किसी भी कंट्री को अगर लोन की ज़रूरत है, ग्रांट की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, कंट्री को, बैंक्स को, तो वो प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ग्रांट भी प्रोवाइड करता है, लोन्स भी प्रोवाइड करता है। डिफरेंस क्या है ग्रांट और लोन के बीच में? लोन जो है एक तरीके से लाइबिलिटी है, मतलब कि अगर आप बैंक्स को या सरकार को लोन प्रोवाइड करवा रहे हो तो वो लोन उसको रिटर्न करना पड़ता है और वो भी उसको इंटरेस्ट पे रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ग्रांट क्या है? ग्रांट एक तरीके से आप समझ लो गिफ्ट है जिसमें कोई लाइबिलिटी नहीं है और ये जो है आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ग्रांट एक तरीके से गिफ्ट है, लोन जो है रिटर्न करना पड़ता है, लाइबिलिटी है। तो दोनों ही चीज़ें ये प्रोवाइड करता है और एक तरीके से एक मेंटेन करता है कि वर्ल्ड में जो है पैसों का जो है कमी ना हो किसी भी कंट्री को और एक अच्छा इकोनॉमी जो है मेंटेन रहे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। सो ये बात थी। और एक और मैं आपको अगर चीज़ बताऊं, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक कलेक्टिव नेम है, मतलब कि इंटरनेशनल बैंक फॉर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम IBRD भी बोलते हैं, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, IDA। दोनों को मिलके जो है एक नई बॉडी तैयार करी गई है विच इज़ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ये 2 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ओन करता है, ठीक है। और बात करूं, इस्टेब्लिश जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के तहत इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में। और कहाँ पर? एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके तहत वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ इसके हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। तो वॉशिंगटन DC US में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी वर्ल्ड बैंक की। और हमने देखा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ग्रांट और लोन प्रोवाइड करता है टू द वर्ल्ड, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर न्यूज़ है। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर जो है लॉन्च किया है इंडिया का पहला डेवलप्ड क्वाड्रीवेलेंट पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, ठीक है। सो बेसिकली पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है वो सर्विकल कैंसर के अगेंस्ट जो है काम करती है। और ये इंडिया ने जो है पहली बारी इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया, अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की, तो ये यूजुअली जो भी सर्विकल कैंसर्स होते हैं, ठीक है, उनसे फाइट करने के लिए बनाई गई है। और ये यूजुअली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जिसके थ्रू ये वायरस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरीके का बीमारी जो है देखने को मिलती है। अब इस तरीके की जो वैक्सीन है जो बनाई गई है वो इस इम्पैक्ट को, दैट मीन्स सर्विकल जो कैंसर है उसको जो है रिड्यूस करेगा, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी इस वायरस के बारे में और इनफैक्ट इस वैक्सीन के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी वो बात करी है नंबर 1 रैंक्ड 62 किलोग्राम कैटेगरी में टाइकोमांडो प्लेयर जो थी आफरीन हैदर। और ये आफरीन हैदर कौन है? J&K की ये आपको देखने को मिलेंगी एक पर्सनालिटी। और इन्होंने जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर टाइकोमांडो में 62 रैंक लेकर आए हैं।
अच्छी पर्सनालिटी है, हमें ये याद रखना चाहिए। और ये J&K के बारे में बात हुई है तो और ही अच्छी न्यूज़ है। आफरीन जो है इन्होंने अभी रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जो है इंडिया के लिए जीत के लाए हैं इन द G2 लेवल रैंकिंग टूर्नामेंट। कहाँ पर हुआ था ये? रामला इसराइल में टूर्नामेंट देखने को मिला था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे पास इंडिया को पहला जो है कार्बन फ्री प्लांट इस्टेब्लिश किया है। और कहाँ पर? हज़ीरा गुजरात में जो है ये इस्टेब्लिश किया है। सो इंडिया गेट्स फर्स्ट कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर? हज़ीरा में। और ये किसने जो है अनाउंस किया? तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि इंडिया का पहला फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है गुजरात में, ठीक है, बनेगा। और ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी कुछ 20,000 बेस्ड ऑन द एक्राइलिनो-नाइट्राइल फीडस्टॉक। ठीक है, जो फर्स्ट फेज़ होगा प्लांट का वो कंप्लीट किया जाएगा 2025 में। और रिलायंस ने इसकी जो जर्नी है वो शुरू कर दी है। और ये नेट कार्बन ज़ीरो जो है, मतलब कोई भी बिल्कुल भी कार्बन जो है इसमें यूज़ नहीं होगा बाय 2035। ठीक है, तो बेसिकली क्यों बनाया गया है कि कार्बन फ्री जो है हम कंट्री बनाए। और अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट किसने किया था, इनिशिएट किसने किया था और ये सपना किसका था? तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, उन्होंने कंट्री के फर्स्ट कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी थी उसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, 250 करोड़ रुपए उन्होंने इस चीज़ के लिए दिए थे। और अभी प्रेजेंटली इसका जो एक अनाउंसमेंट है, इसकी जो नींव है वो किसने रखी है? मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है। देखो कार्बन फाइबर हमें चाहिए भी है और कार्बन फ्री जो है हमें कंट्री चाहिए। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो इंडिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी के ऊपर, जो एक इंडिया अभी जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का दर्जा इसको दिया गया है वर्ल्ड की। और उसमें इंडिया ने ब्रिटेन को जो है पीछे छोड़ा और इंडिया खुद एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में बाहर आई है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इंडियन इकोनॉमी ने यूके को टॉप किया। ठीक है, और लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2021 में तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बोली गई है कि 7% जो है वो ग्रो करी है इस साल। ठीक है, और यूके अभी भी जो है हायर प्राइजेस पे स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, और फिलहाल अभी भी वो US, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे ही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जिस कंट्री ने, जिस देश ने हम पर राज किया उसकी इकोनॉमी हमने पीछे छोड़ी है। लेकिन यार अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक और टर्म होती है विच इज़ कैपिटा पर इनकम। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी तो चलो ज़्यादा है, बढ़ गई है, लेकिन अगर हम कैपिटा पर इनकम की बात करें, कैपिटा पर इनकम क्या है यार कि एक पर्सन कितनी कमाई कर रहा है आपके देश में। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की पॉपुलेशन ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट मीन्स हमारी जो कैपिटा पर इनकम है वो अभी भी कम है ब्रिटेन से। और अगर अभी भी हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमारी जो इकोनॉमी है वो उसने ओवरटुक किया है ब्रिटेन को, इसका भी मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे लेवल पर ग्रो कर रहे हैं। अच्छी खबर ज़रूर है, लेकिन अभी भी यूके की जो कैपिटा पर इनकम है वो अभी भी ज़्यादा है। मतलब वहाँ पर एक इंसान ज़्यादा कमा रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ के एक इंसान से। ठीक है, सो इन चीज़ों पर मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड हमारी पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा ग्रोथ है भी है इकोनॉमी में, फिर भी हम अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ के पीछे हैं बिकॉज ऑफ आर पॉपुलेशन। तो मुझे लगता है हमें अपनी पॉपुलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन आर इकोनॉमी। ठीक है, और यार ये तो मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी इकोनॉमी अगर बढ़ गई है, ठीक है, बाकी कंट्री से, तो ये हमने कोई फतेह हासिल करी है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए। ठीक है, नीड है, नीड ऑफ द मूवमेंट है ये चीज़। लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट हम उसको सेलिब्रेट करें। रादर हमें फोकस करना चाहिए कैपिटा पर इनकम पे, जो कि अभी भी हमारी कम है बाकी सारी कंट्रीज से, जस्ट बिकॉज ऑफ आर पॉपुलेशन। ठीक है, तो खैर अच्छी न्यूज़ है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, हम इस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। और उत्तराखंड जो है वो पहली स्टेट बनेगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यार सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात करूं, ये आपको आर्टिकल 44 जो है बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इम्पॉर्टेंट है पहली चीज़। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं और बात करूं तो ये बेसिकली क्या बात करता है कि हर सिटीज़न जो हमारी कंट्री में, हर कोई सिटीज़न है, किसी भी रिलीजन का होगा, किसी भी कास्ट का होगा, किसी भी जेंडर का होगा, वो उसके लिए जो लॉज हैं,
ठीक है, सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। देखो अभी प्रेजेंटली हमें क्या देखने को मिलता है कि हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, ठीक है, अब इनके ऊपर जो लॉज हैं रिलीजन के हिसाब से देखे जाएं तो अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारी जो स्टेट है उत्तराखंड, वो पहली स्टेट बनी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। मतलब क्या है, अगर रिलीजन के बेसिस पे देखा जाए तो सबके लिए जो लॉज होंगे वो भी एक जैसे होंगे, ठीक है। ऑल्दो जो ऑपोजिशन है उसने क्रिटिसाइज़ किया है गवर्नमेंट के प्रपोजल को, लेकिन जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो उनका कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पूरी की पूरी राइट है टू मेक एंड इम्प्लीमेंट द लॉ, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक होता है स्टेट लिस्ट, ठीक है, एक होता है सेंटर लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, सेंटर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेंटर लिस्ट में आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करता है, ठीक है। तो अब देखो यार, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ राइट्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे के पूरे राइट है कि वो किस हिसाब से जो है लॉज बनाएं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। तो ऑपोजिशन ने खैर इसका विरोध ज़रूर किया हुआ है, क्योंकि रिलीजन के अगर ऊपर बात करें तो वहाँ पर हर रिलीजन को जो है अपने हिसाब से अपना रिलीजन प्रोटेक्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हो तो वहाँ पर हर एक को एक ही लॉ के हिसाब से चला जाएगा और वो हो सकता है दूसरे रिलीजन को हैम्पर करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं, दोनों के रिलीजन बहुत अलग हैं, ऑल्दो दोनों भगवान, देखो हम उस पर नहीं जाते, लेकिन दोनों अलग तरीके से प्रोपोगेट करते हैं अपने रिलीजन को और उनके लिए अलग अलग तरीके से लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेम लॉज बन गए सबके लिए तो यहाँ पर हो सकता है रिलीजियस क्लैशेस जो हैं वो देखने को मिले, ठीक है। बट खैर स्टेट गवर्नमेंट की पूरी राइट है कि वो अपने लॉज को कैसे भी इम्प्लीमेंट करें और उसको लागू करें। अगर मैं बात करूँ 245 और 246 आर्टिकल्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो एम्पावर करते हैं सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो लॉज को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो सेंटर के पास पावर है अंडर आर्टिकल 245 और स्टेट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 246 कि वो जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। शाह बानो का केस आया था 1985 में, जिसने रिकग्नाइज़ किया कि हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है, कि सबके लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड अभी पहली स्टेट बनी है, ये हमें पता होनी चाहिए बात, ठीक है। आगे बढ़ती हूँ तो अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की न्यूज़ है। और इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ पर देखने को मिलने वाला है, वो हमें चंडीगढ़ में अभी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बात करूँ इंडियन एयरफोर्स की तो देखो ये एक एयर आर्म है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है। मतलब कि ये पूरी की पूरी जो आपके हमारे पास देखो, अगर मैं आर्मी की बात करूँ, हमारे पास एक नेवल फोर्सेस हैं, नेवी है, ठीक है, देन हमारे पास एयर फोर्स है, ठीक है, और देन हमारे पास आर्मी है, ठीक है। तो ये तीनों ही मिलकर जो है हमारी सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। और इंडियन एयरफोर्स जो है ये आपके जो जितने भी जो हवा में जो है जहाज़ चलते हैं और इस तरीके के जो भी इनके इक्विपमेंट्स होते हैं उस पे बात करते हैं। और बेसिकली ये जितने भी पर्सनल और एयरक्राफ्ट एसेट्स हैं हमारी, अगर कंट्री की बात करूँ तो थर्ड आते हैं पूरी के पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे जो एयर एसेट्स हैं वो थर्ड रैंक करते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। प्राइमरी मिशन क्या है इसका कि इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर किया जाए कि ऊपर देखो क्या है, अब हवा तो सबके लिए एक ही है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे जो बाउंड्री है, ठीक है, वहाँ पर कोई बाहर का जो है सिक्योरिटी पर्पस से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और बाहर की कोई कंट्री हम पर हमला ना कर दे थ्रू एयर स्पेस, तो उसके लिए जो है इंडियन एयरफोर्स काम करती है, ठीक है। और ये एरियल वॉरफेयर भी कंडक्ट करवाती है ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो अभी हमने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, वो भी उसमें किसका, एयरफोर्स का मेजर रोल था, ठीक है। डोकलाम इशू हो रहा है, तो बॉर्डर में यूजुअली इस तरीके के जो भी इशूज़ होते हैं उसमें एयरफोर्स का बहुत मेजर रोल होता है। तो अभी जो एयरफोर्स सेंटर है वो कहाँ बनने वाला है, वो चंडीगढ़ में सेटअप होने वाला है, ठीक है। और ये सेटअप होएगा जॉइंटली बाय द फोर्स और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। ये जो हेरिटेज सेंटर होएगा इसमें आर्टिफैक्ट्स होंगे, स्टिमुलेटर्स होंगे और इंटरैक्टिव बोर्ड्स होंगे, ताकि जो वेरियस फैसेट्स हैं एयरफोर्स के उसको हाईलाइट किया जाए, ठीक है। तो यार और मैं बात करूँ फाउंड कब किया गया था इंडियन एयरफोर्स को, 8 अक्टूबर 1932 में इसको फॉर्म किया गया था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं इंडियन नेशनल आर्मी की बात करूँ तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन से ईयर में इसको जो है हमारी कंट्री में लेकर आए थे, ठीक है। और लीडर का नाम भी आप बताएं,
हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हेडक्वार्टर्स की मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर्स इनका अभी कहाँ पर है, दिल्ली में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास रफेल है, ठीक है, तेजस है, तो इस तरीके के फाइटर जेट्स हैं हमारे पास जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए काम करते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हमारे पास न्यूज़ है वो है कि इंडिया जो है बिल्कुल बॉटम पे रैंक करी है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के। ठीक है, तो 2022 का जो इंडेक्स निकला एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें इंडिया बिल्कुल बॉटम में जो है रैंक करा है। बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो 180 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो है लोएस्ट स्कोर आया है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं। और इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम किस लिए, जो मेजर करता है कि कंट्री की इन्वायरमेंटल हेल्थ कितनी है, उन्होंने इन्वायरमेंट को कितने अच्छे तरीके से रखा है, और कंट्री की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का जो स्कोर है बहुत ही नीचे आया हुआ है बाकी 180 कंट्रीज़ में से, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंट्री के एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और अगर मैं आपसे बात करूँ तो 180th रैंक जो है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड। मतलब हम लोगों ने तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इन सब से भी नीचे का हमने स्कोर लाया हुआ है। ठीक है, टॉप स्कोर पे कौन आया है, डेनमार्क। डेनमार्क का पोल्यूशन फ्री कंट्री आप बोल सकते हो। तो हमारे कंट्री में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को है, अनहाइजीनिक। ठीक है, सारे ही रैंक्स जो हैं इन पे डिसाइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे डेनमार्क है, सेकंड पोजीशन पे माल्टा है, और थर्ड पोजीशन पे स्वीडन है, एंड फोर्थ पोजीशन पे यूके है। इंडिया यार लास्ट में है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए और यहाँ की सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, लास्ट रैंक बता दो 2021 का, तो उस टाइम पर हमारा 155th पोजीशन पर था। ठीक है, हमारी कंट्री। खैर अभी हमने और डिग्रेड किया हुआ है, तो लेट्स होप कि अगले साल जो है हमारा अच्छा रैंक आए और इन्वायरमेंट के ऊपर हम ध्यान दें और यहाँ पर अच्छे से काम करें। क्योंकि अगर यार इन्वायरमेंट ही स्वच्छ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो यहाँ पर हेल्थ तो गिरेगी ना। ठीक है, हेल्थ कैसे बढ़िया रहेगी, हेल्थ गिरेगी, लोग मतलब एकदम से ठीक नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे, एफिशिएंसी कम होएगी। एफिशिएंसी कम होएगी, हमारी ग्रोथ, हमारी जो पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रही थी वो कैसे बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम ही नहीं होगी तो यार कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो अगर कंट्री की ग्रोथ चाहिए, जीडीपी चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ है हेल्थ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जान है तो जहान है। ठीक है, वही चीज़ है और उसी पर हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पर जैसे मैंने बताया इंडिया का जो रैंक है एट 180, जो टोटल स्कोर आया है इसका 18.9 आया है इन द लास्ट डिकेड। 3 प्राइमरी स्टेजेस होती हैं जहाँ पर ये स्कोर हम जो है देते हैं, और वो क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की, कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर किस हिसाब से काम किया जा रहा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटलिटी। तो इन सब चीज़ों को देख सुन के ये इस तरीके का रैंक दिया जाता है, और इंडिया का रैंक बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो खैर आप जो भी ये न्यूज़ देख रहे हो, जो भी इसको सुन रहे हो, तो आई होप हर बच्चा इस पे काम करेगा। ठीक है, और आगे भी ये चीज़ सुनाओ यार कि अच्छा रैंक नहीं है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए। एक एक बच्चा अगर इस पे काम करेगा तो देश जो है यूथ से है, और यूथ अगर बदलाव लाना चाहता है तो यूथ ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज करेगा। ठीक है, तो अपने पे भरोसा रखो, और बूंद बूंद से सागर बनता है यार। ठीक है, तो उस पर हम काम करेंगे अच्छे से। ओके, तो बढ़ते हैं आगे यार। इंडिया जो है इज सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो अब यही बात आ रही है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है इंडिया बनने की बात कर रहा है, और 2029 में कहते हैं कि इंडिया शायद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ठीक है, कि इंडिया जो है जर्मनी को भी पास करेगा 2027 में, और शायद जापान को भी 2029 में सरपास कर देगा। ठीक है, क्योंकि अगर जिस हिसाब से ग्रोथ रेट चल रहा है कंट्री का, तो हो सकता है कि हम जो है 2029 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। खैर ये तो आगे की बात है, आगे होपफुली ये चीज़ें हों, बट अभी हमें फोकस करना चाहिए पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ेगी कि हर इंसान कितना पैसा कमा रहा है हमारी कंट्री में, वो मैटर करता है। और देखो ऐसे तो चाइना भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे तो चाइना भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पावर है, लेकिन वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं ना, उनके पास
वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो हम लोगों के पास है। वहाँ पर लोग अभी भी उस डर में, खौफ में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो कि भाई साहब कंट्री देखने में तो अच्छी लग रही है, ग्रोथ अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर रह रहा जो बंदा है उसके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कि हर इंसान कितना पैसा कमा रहा है, हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए। और उसके लिए हमें पॉपुलेशन जो राइज हो रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में चाहिए, ठीक है। और चीज़ें जो है बहुत इफ़ेक्टिवली आपको करनी पड़ेंगी। लोगों को जो है जॉब्स प्रोवाइड करवाओ, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ। एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी इंडिया का बहुत डाउन है, ठीक है। और जे.एंड.के का एम्प्लॉयमेंट रेट तो उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ यार, लोगों को काम दो, लोगों को जो है एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ बच्चों को, ताकि जो आपकी इनकम है, इकोनॉमी है, उसमें हम लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट करें, है ना यार, ठीक है। तो आगे बोलते हैं कि रिपोर्ट में बोला है जो कंट्री है इट हैज़ अंडरगॉन अ लार्ज स्ट्रक्चरल शिफ्ट, ठीक है। 2014 से बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है इंडिया लेकर आया है, और अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूके को पीछे छोड़ा है, ठीक है। और जो रिसर्च रिपोर्ट है एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट से, उसने जीडीपी ग्रोथ रेट भी बहुत बढ़िया बताया है। तो ये एसबीआई का रिपोर्ट है कि हम 2029 में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। खैर अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड है, बट एट द सेम टाइम हमें बाकी फैक्टर्स पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्रिटिकली एनालिसिस करके पूछता है ये सवाल, आप उसमें सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके चल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यार अगली जो न्यूज़ है ये यूके के नए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर न्यूज़ है, और हमें नाम पता होना चाहिए। लिज ट्रूस जो हैं वो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनी हैं, और लिज ट्रूस ने डिफीट किया ऋषि सुनाक को टू बी न्यू यूके पीएम फॉरेन सेक्रेटरी, और ये अब बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरी बनेंगे। लिज ट्रूस जो हैं इट हैज़ बीन नेम्ड लीडर ऑफ द गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी, तो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये, और ब्रिटेन की नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी यही हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम मैरी एलिजाबेथ ट्रूस है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और छोटी सी न्यूज़ है, पता होनी चाहिए हमारे आसपास के जो नेशन है, स्पेशली वैसा यूके, यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है, जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो उनके अभी नए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बनी हैं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। 47 ईयर्स इनकी एज है। 26 जुलाई को इनका बॉर्न हुआ था 1975, ठीक है। तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करती हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, फीमेल प्राइम मिनिस्टर देखने को मिली, और ये एक आप बोल सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। पूरी कंट्री को जो है एक वुमेन जो है वो लीड करेगी, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी, ठीक है। तो अच्छा न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है वो गवर्नमेंट हमारी ही सरकार के ऊपर है, और उन्होंने अनाउंस किया है कि राजपाथ और सेंट्रल विस्ता का जो नाम है वो चेंज किया जाएगा कर्तव्य पाथ में, ठीक है। तो कर्तव्य पाथ नाम रखा जाएगा। तो यार अब देखो ये सरकार नाम चेंज करते रह रही है। खैर चलो, न्यूज़ है, पता होनी चाहिए। तो अभी जो इंडिपेंडेंस डे पर ही ये चीज़ का ऐलान हुआ था, ठीक है, कि हम राजपाथ और सेंट्रल विस्ता जो लॉन है इनका नाम चेंज करके कर्तव्य पाथ रखेंगे। और ये जो डिसीजन है इज सेट टू शेड रेमनेंट्स ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया। तो ब्रिटिश के टाइम पर ये नाम रखे गए हुए थे, अब उनको बेसिकली ख़त्म करने के लिए इस तरीके के नाम जो हैं वो सोचे जा रहे हैं। तो खैर हमें न्यूज़ से मतलब है, और कर्तव्य पाथ जो है पता होना चाहिए किसको रिनेम किया गया है। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। उसके आगे और बात करूं तो ये जो डिसीजन है इट केम आफ्टर जो मीटिंग हुई थी 7 सितंबर को, उसमें एक यही डिसीजन लिया गया था कि राजपाथ और सेंट्रल विस्ता लॉन्स का जो नाम है वो चेंज किया जाएगा। ये जो डिसीजन था ऑब्वियसली ये 2 बार ही आ गया हुआ है, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। और कर्तव्य पाथ जो है ये इंक्लूड करता है इंटायर एवेन्यू और एरिया फ्रॉम द नेताजी स्टैचू टू द राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो नेताजी स्टैचू से राष्ट्रपति भवन तक का जितना भी एरिया आएगा उसको हमने पूरा का पूरा नाम दिया हुआ है कर्तव्य पाथ, ठीक है। छोटी सी न्यूज़ है, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने कुछ अपने जो कहते हैं ना छाप छोड़ के गए थे, उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम पर 200 साल तक रूल किया, और हर हद तक उन्होंने हम पर रूल किया, और उन्होंने ही कुछ नाम डाल के गए हुए हैं। तो वही चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। सो यही कुछ चीज़ें हैं।
उसके अलावा मैं आपसे बात करूँ तो कर्तव्य पाथ जो है, एक तरीके से नाम भी इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पर कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य का पालन किया जाएगा। और महात्मा गांधी की जो समाधि है, ठीक है, उस पे जो है ये बात रखी गई है, ठीक है। तो बहुत ही देखो पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत न्यूज़ अच्छी भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है ये एक पर्सनालिटी है मनोज पांडे, और बहुत ही जो है बढ़िया पर्सनालिटी है। इनको अगर मैं बात करूं तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा, सॉरी, परमवीर चक्र से भी नवाजा गया हुआ है, ठीक है। और ये इंडियन फ्रीडम फाइटर या इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं बोलूँगी, ठीक है, परमवीर चक्र। तो इंडियन आर्मी ऑफिसर रहे हैं। अब इनको जो टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी जो है वो देने वाले हैं बाय नेपाल से। इनको ये टाइटल जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं बेदिया देवी भंडारी, और काठमांडू में जो है इनको ऑनर किया जाएगा। सो जनरल पांडे को ऑनर किया जाएगा एक स्पेशल सेरेमनी में एट द प्रेसिडेंट्स ऑफिस रेजिडेंट शीतल निवास, ठीक है, जो कि कैपिटल सिटी है नेपाल की, ठीक है। कमांडर इन चीफ जनरल KM कैरियप्पा वास्थे, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ टू बी डेकोरेटेड विद द टाइटल इन 1950, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है मनोज पांडे। ये ऑफिसर इंडियन आर्मी के थे जिनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था, और इन्होंने बहुत करेजियसली जो है फाउट किया था कारगिल वॉर में भी, ठीक है। तो इनको जो है अभी एक तरीके से ऑनररी टाइटल जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अब इसने जो है टॉप किया हुआ है अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। लोगों की सुनने में, लोगों की जो बातें हैं उनको सॉल्व करने में UIDA ने टॉप किया हुआ है इस रैंकिंग में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश करी है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इसमें UIDA ने टॉप किया है, टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं, लोगों की बातें भी सुनी हैं, उनको उनके सोल्यूशंस भी दिए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फाउंडर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एजेंसी है। हेडक्वार्टर्स आपको इसका मिलेगा न्यू दिल्ली में। और जितने भी जो आपके आधार कार्ड और बाकी की जो भी, स्पेशली आधार कार्ड की मैं बात करूँ तो उसका अगर आपने कुछ भी चेंज कराना है, ठीक है, कुछ भी बात है, कोई भी दिक्कत है आधार कार्ड से रिलेटेड, तो आप यहीं पर जा सकते हैं, UIDA की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सुनी जाती हैं, ठीक है। सो आधार जो है बेसिकली कितने डिजिट का नंबर होता है, कितने डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और हर सिटीज़न के पास बोला गया है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो UIDA है ये एक मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। और 2009 में जो है लॉन्च करी गई है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो हमारी बात करी है तारागिरी पे। तारागिरी जो है 3rd स्टेल्थ फ्रिगेट है इंडिया का, इंडियन नेवी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तारागिरी। तो ये नेवी शिप है, इसको लॉन्च करना है, और ये आज बेसिकली सितंबर 11 को ये लॉन्च कर दी गई है। और देखो यार बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो INS तारागिरी नाम है इसका, ठीक है। और ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट था इंडियन नेवी का, जिसको अभी लॉन्च करने की बात करी गई। और तारागिरी को कमीशन किया गया था नेवी में कब, 1980 में, ठीक है। और खैर उसको वापस से डीकमीशन कर दिया गया था 2013 में, और वो कब किया था, मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसको डीकमीशन कर दिया था, और 33 ईयर्स तक इसने सर्व किया था। लेकिन अभी वापस से इसको लॉन्च किया जा रहा है मैजागॉन डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है, वहाँ पर। तो उसको अच्छे से जो है पता होना चाहिए थोड़ी बहुत न्यूज़, ठीक है। और ये नेवी प्रोजेक्ट है 17A, ठीक है, पूरा आपको नाम भी पता होना चाहिए। मुंबई में जो है, मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये जो इवेंट है ये बेसिकली इस लॉन्च का जो बहुत ही बढ़िया से ये इवेंट लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे हमें इस नेवी शिप का नाम पता होना चाहिए, तारागिरी, ठीक है ना। ओके, सो बेसिकली जितने भी जो शिप्स हैं अंडर प्रोजेक्ट 17A, ये सारे के सारे नेम किए गए हैं आफ्टर ऑल द हिल रेंजेस इन इंडिया। जितने भी हिल रेंजेस हैं ना इंडिया में, उसके अंडर जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 17A, उसके अंडर जो है ये नेम किए गए हैं। तारागिरी भी जो नेम किया गया है ये हिमालयस की ही एक रेंज है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, उसके ऊपर ये नेम किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
और क्यों डिज़ाइन किया गया है? सो इट इज़ डिज़ाइंड ऑब्वियसली टू काउंटर द थ्रेट ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, तो उन सब से लड़ने के लिए जो है इसको अभी लॉन्च किया गया है। और अगर मैं बता दूं, ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो इसका सिस्टम है, कि सरफेस से एयर में मिसाइल का इसका सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। और ये नेम किसने किया था? चारू सिंह ने। द शिप वॉज नेम्ड बाय चारू सिंह, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है जो डेवलपमेंट है वेसल का, ये एक इसको देखा जा रहा है एज अ माइलस्टोन इन गवर्नमेंट्स पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही इसको देखा जा रहा है। और अगर जो डिटेल्स की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इंडिजीनियस कंपोनेंट जो तारागिरी में है, ये 75% जो है इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है। तारागीर कील जो है वो कब ले डाउन किया गया था? 2020 में ले डाउन किया था, और इसकी डिलीवरी जो थी वो एक्सपेक्ट कर गई थी 2025 में, ठीक है। अगली मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI की, ठीक है। और इन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव किया कंट्री के फर्स्ट इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक्स इनकोवैक फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन दोज एज्ड अबव 18 ईयर्स। तो पहली जो है इंट्रानेसल कोविड-19 वैक्सीन जो है वो देखी गई, और जिसका नाम है भारत बायोटेक की इनकोवैक, ठीक है। अब वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए, जो कि 18 साल से ऊपर हैं, ठीक है। तो यार अगर पहले मैं बात करूँ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, DCGI की, तो इनके ऊपर देखो थोड़े से, ये एक हेड डिपार्टमेंट है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और ये किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? कि जो भी लाइसेंस देने होते हैं ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज की दुकानों पे, जो भी आप मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हो, ड्रग्स प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, तो उनके ऊपर लाइसेंस कौन देता है? DCGI ही देते हैं कि ये ड्रग ठीक है नहीं है, ठीक है। तो DCGI उस चीज़ में काम करता है ऑफ अप्रूविंग द लाइसेंसेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और थोड़ी बहुत हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारत बायोटेक की इनकोवैक, तो यार ये भी जो वैक्सीन है ये अभी रिस्ट्रिक्ट करी गई है, और इसको अभी इसको इनका अप्रूवल दिया गया, ठीक है। और बेसिकली ये इंट्रानेसल वैक्सीन है, ठीक है। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि इसको नेसल में जो है आप डाल सकते हो, और उसके बाद ये यूज़ करी जाएगी, ठीक है। और 18 ईयर्स अबव जो है वो उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। बाकी अभी हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि ये सेकेंड सच वैक्सीन है वर्ल्ड में आफ्टर कैसीनो बायोलॉजिक्स। तो आपसे कोई पूछेगा पहली वैक्सीन है वर्ल्ड में, नहीं, ये सेकेंड वैक्सीन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये जो वैक्सीन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? चाइना में मिलेगी, ठीक है। तो चाइना को जो रेगुलेटरी अप्रूवल है .INCOVACC, ये एक चिंपैंजी एडिनोवायरस वेक्टोरैक्ट रिकॉम्बाइंडेड नेसल वैक्सीन है, जो कि स्पेशली फॉर्मुलेट करी थी टू अलाउ इंट्रा नेसल डिलीवरी थ्रू नेसल ड्रॉप्स, ठीक है। तो इस तरीके की वैक्सीन हमें पहले भी देखने को मिली थी। अब जो है ये इंडिया में जो डेवलप करी गई है उसका भी नाम हमें पता होना चाहिए, INCOVACC, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अगली जो न्यूज़ है वो उत्तर प्रदेश के ऊपर न्यूज़ है, जहाँ मतलब 9.12 मिलियन केसेस जो हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें टॉप रैंक किया है उत्तर प्रदेश ने नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द प्रोसिक्यूशन पोर्टल मैनेज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर इट्स डिजिटल इंडिया मिशन। तो यार उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है नंबर ऑफ केसेस में, और 9.12 मिलियन केसेस जो हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इन फिगर्स की बात करूँ, टिल द एंड ऑफ अगस्त मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड स्पॉट है विद 2.31 मिलियन। बिहार के इतने केसेस हैं, गुजरात के इतने, और छत्तीसगढ़ के इतने केसेस हैं। तो अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के केसेस सबसे ज़्यादा हैं पूरी कंट्री में, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात हैज़ बीन रैंक टॉप 3 स्टेट्स अमंग द लार्जर स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर्स फ्लैगशिप पोषण अभियान, ठीक है। तो पोषण अभियान के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो किसने टॉप किया है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने जो है वो टॉप किया है, ठीक है। पोषण अभियान जो है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, और इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली लॉन्च किया गया था 2018 में, ठीक है।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था विद द एम ऑफ टैकलिंग माल न्यूट्रिशन। जो लोग भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, उनसे जो है उनको हेल्प करने के लिए और इस चीज़ से लड़ने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, यहाँ पर जो चीफ ऑब्जेक्टिव यही है इस मिशन का कि अंडर न्यूट्रिशन जो लोग हैं और जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस जो है बच्चों को दिलाया जाए कंट्री में। ठीक है, मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है और एम करता है माल न्यूट्रिशन को रिमूव करना कंट्री से, और बाय 2022 तक हम इसको रिमूव कर देंगे, ऐसा ही इसका कहना है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और यहाँ पर अभी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने टॉप किया है। ठीक है, तो इसी में हमें देखने को मिला है सिक्किम जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है अमंग दी स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा पोषण अभियान में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी देखने को मिली है, सिक्किम की देखने को मिली है। और ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ऑन न्यूट्रिशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये पोषण अभियान जो है पैंडेमिक टाइम्स में क्या किस तरीके से उसने जो है काम किया है, कौन सी स्टेट्स ने कितना काम किया है। और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि 19 में से 12 जो लार्ज स्टेट्स थी उन्होंने इस स्कोर को जो है ओवर 70% इसके ऊपर काम किया हुआ है। ठीक है, तो सिक्किम अभी ये बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इंडिया में। ठीक है, पोषण अभियान के तहत। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली जो न्यूज़ है वो हमारे पास छत्तीसगढ़ की न्यूज़ है। और छत्तीसगढ़ में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, मोहला मानपुर आमगढ़ चौक जो है, इसको 29th डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है स्टेट का। ठीक है, सो छत्तीसगढ़ में अभी टोटल मिला के 29 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं बात करूँ इनके जो सीएम साहब हैं भूपेश बघेल, इन्होंने ये जो मैप है, ठीक है, इसका भी जो अभी जो स्टेट का जो मैप है वो भी अनवील किया है। मोहला मनपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ये 4 नए डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और 15 अगस्त 2021 को जो बेसिकली इसके अनाउंस किया गया था, और अभी ये इन्होंने मैप में भी जो है आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का मैप अगर ऐसा है, यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट आपको कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही रफ मैप मैंने बताया है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में से निकाला गया है और एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं, 29 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो इंडिया की पहले RRTS कॉरिडोर के ऊपर न्यूज़ है। सो बेसिकली RRTS क्या है, ये रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और इंडिया का फर्स्ट जो RRTS कॉरिडोर है उसकी बात करी गई है। और ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, पहला कॉरिडोर है दिल्ली मेरठ, जो आपको लाइन देखने को मिलेगी, ये इनकॉर्पोरेट करेगा एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये किसके अंडर आता है, ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और कुछ स्टेट्स हैं जिसमें इंक्लूडेड, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, सो एक जॉइंट वेंचर है और उसी के अंडर जो है आपको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। ये प्रोजेक्ट है बेसिकली NCRTC का। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी NCR रीजन में बेसिकली कनेक्टिविटी अच्छी बरकरार रहे। ठीक है, और एक इंश्योर करता है एक बैलेंस जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें और अर्बन डेवलपमेंट हो, उस तरीके से ये जो है काम करता है। ठीक है, सो स्टेट ओन्ड जो है ये टाइप है और इकट्ठे मिलकर काम करते हैं टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टुवर्ड्स द अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCRTC को अंडर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के अंडर जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 1956 का ये कंपनीज एक्ट था। और क्यों किया गया कि जो डिज़ाइन कर सको, डेवलप कर सको और इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, कि जितने भी जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसको किस तरीके से बनाए रखें और एक कंफर्टेबल और फास्ट जो मोड है ट्रांसपोर्ट का वो हमें देखने को मिले टू NCR टाउन्स, टू दिल्ली की तरफ से जो है टाउन्स जाते हैं, ताकि हाई ग्रोथ जो है ट्रांसपोर्ट में हमें देखने को मिले। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं जो NCRTC है वो इनकॉर्पोरेट हुआ है 2013 में। एग्जैक्ट डेट है 21 अगस्त 2013 को। और विनय कुमार, ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं तो विनय कुमार सिंह जो हैं
ये अपॉइंट किए गए थे एज द फर्स्ट रेगुलेटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एनसीईआरटी कौन बनाए गए थे, वो हैं विनय कुमार सिंह, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अभी हमें दिल्ली मेरठ आरआरटीएस लाइन जो है वो देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन होता है कंपोनेंट्स का जो ऑटोमेट करता है टिकटिंग सिस्टम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। यहाँ पर ऑटोमेटिक टिकट जो है वो काटी जाती है, ठीक है। और ये एक हाई ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करता है, स्मार्ट सिटी की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये चीज़ें हमें जो है यहाँ पर अभी देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्यूआर कोड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, राइडर्स के पास होंगे, और वहाँ से ऑटोमेटिक जो है टिकट आपकी कलेक्ट करी जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बोली गई है। जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है एनसीईआरटीसी, इसने रिसेंटली अनाउंस किया कि यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है बिड्स इन अकॉर्डेंस विद द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन मेक इन इंडिया स्टैंडर्ड। तो मेक इन इंडिया के तहत ही जो ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जहाँ पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, ये मेक इन इंडिया के तहत ही जो है ये सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे बात करूँ तो अगली जो न्यूज़ है मंगोलियन प्रेसिडेंट की तरफ से न्यूज़ है, और इन्होंने जो है हॉर्स तेजस गिफ्ट किया टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। हॉर्स तेजस जो है ये अभी फ़िलहाल गिफ्ट किया गया है मंगोलियन प्रेसिडेंट की तरफ जब उन्होंने विज़िट किया, ठीक है। और ये एक मैजेस्टिक हॉर्स है बाय प्रेसिडेंट, देखो नाम इनका याद रखना है, उकानागिन खुरलेसुक, ठीक है। तो ये गिफ्ट किया गया है पीएम मोदी जी को, और इन्होंने एक टुवर्ड्स द ग्रोथ, टुवर्ड्स बेटर फ्यूचर, और टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग जो आप बोल सकते हो इंटरनेशनल रिलेशंस बरकरार रखने के लिए इस तरीके के गिफ्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो 2015 में पीएम मोदी जी को एक गिफ्ट रिसीव हुआ था, और वो हॉर्स का नाम उन्होंने रखा था कंथक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये जो कंथक है आपको पता होगा बुद्धिस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, और लॉर्ड बुद्धा के जो हॉर्स था उनका नाम भी कंथक था, ठीक है। और उनका हिस्ट्री में लॉर्ड बुद्धा का जो हॉर्स था उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी और कुछ इंटरेस्टिंग बात करूँ तो मंगोलिया को एक लैंड ऑफ हॉर्स भी बोला जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ हॉर्स इस वजह से उन्होंने यहाँ पर हॉर्स तेजस गिफ्ट किया है। और यहाँ पर मंगोलिया जो है, एक और बात करूँ मंगोलिया की, तो ये होम है टू मोर देन 3 मिलियन हॉर्सेस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हॉर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर हॉर्स पॉपुलेशन बेसिकली इक्वल ही है ह्यूमन पॉपुलेशन के थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है टुवर्ड्स मंगोलिया। और अगर अभी 21st सेंचुरी की बात भी करूँ तो मंगोलिया जो है अभी तक हॉर्स बेस्ड कल्चर और उसके पैस्ट्रल ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने जो तेजस हॉर्स है वो भी गिफ्ट किया है, ठीक है। तो कंथक जो पहले उनको हॉर्स मिला था उसका नाम कंथक था, और वो लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है। अगर आपको पता होगा लॉर्ड बुद्धा के हॉर्स का नाम भी कंथक था, और ये एक फेवरेट वाइट हॉर्स था, ठीक है, उस टाइम पर। और ये 18 सेंचुरी जो मतलब बुद्धा के टाइम पर हमें देखने को मिला था। और लॉर्ड बुद्धा का असली नाम क्या था? प्रिंस सिद्धार्थ, ठीक है। तो यहीं पर इसी पर बैठकर उन्होंने जो है अपना सफ़र शुरू किया था, और इसी के ऊपर बैठकर जो है वो अपने महल से निकले थे और टुवर्ड्स दी एनलाइटमेंट, ठीक है। तो एनलाइटमेंट की तलाश में वो जो है इसी हॉर्स पर बैठ के निकले थे जिनका नाम था कंथक, ठीक है। तो जितने भी मेजर इवेंट्स थे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं वो उन्होंने अपने हॉर्स पर बैठकर ही जो है वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हॉर्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, और नाम हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं, इंडिया और यूके ने कंडक्ट किया एक काउंटर एक्सरसाइज जिसका नाम है रैंसम वेयर एक्सरसाइज, और 26 नेशंस के साथ जो है इन्होंने कंडक्ट करा है। रैंसम जो एक एक्सरसाइज है ये एक टारगेटेड अटैक सिनेरियो एक्सरसाइज है जो कि बात करती है सिक्योरिटी टीम्स पे, स्टेक होल्डर्स पे, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से आपका साइबर सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रखे, और जो भी आपके वायरस डाले जाते हैं, ठीक है, आपके जो भी कंप्यूटर्स में इस तरीके के वायरस होते हैं और हमारी सिक्योरिटी को हार्म करते हैं, तो उस पर किस तरीके से काम करना है, ये रैंसमवेयर एक्सरसाइज वही चीज़ है, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेट और यूके के जो गवर्नमेंट है उन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया वर्चुअल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज फॉर 26 नेशंस विच इज़ नोन एज रैंसमवेयर एक्सरसाइज, ठीक है। तो एनेबल करेगी साइबर सिक्योरिटी
ठीक है, और जो भी आगे के प्लान्स होंगे, किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को हम और स्ट्रॉन्ग करें, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो अगली जो हमारी न्यूज़ है वो क्वीन एलिज़ाबेथ के ऊपर न्यूज़ है। अभी आपको ये न्यूज़ देखने को मिली होगी कि ब्रिटेन की जो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क थी क्वीन एलिज़ाबेथ, इनकी अभी डेथ हुई है और ये 96 ईयर्स की थी जब इनकी अभी जो है हमें निधन देखने को मिला। और देखो, ये इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये यूके की क्वीन रही हैं और इन्होंने बेसिकली कब से कब तक जो है आपको देखने को मिलेंगे तो 21 अप्रैल 1926 से लेके 8 सितंबर 2022 में इनका निधन हुआ। और इतनी देर तक यार इन्होंने रूल किया, लॉन्गेस्ट मोनार्क रही हैं। ठीक है, ऑफ एनी ब्रिटिश मोनार्क इनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा है। और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका काफ़ी नाम हमें देखने को मिला था। ये क्वीन यूके की भी रही हैं और अदर कॉमनवेल्थ रीम्स की भी ये क्वीन रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूँ, उन्होंने 32 सॉवरेन स्टेट्स को जो है रूल किया अपने लाइफ टाइम में। और उसके अलावा इनका जो रेन था 70 ईयर्स का इनका रेन था और 200 एग्जैक्ट ईयर बताऊँ 70 ईयर्स एंड 214 डेज तक का इनका रेन रहा है। लॉन्गेस्ट ऑफ एनी ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, और लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड है किसी भी फीमेल जो हेड रही है स्टेट की हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री में इनका लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड रहा है जिन्होंने रूल किया है। तो थोड़ा सा यार हमें पता होना चाहिए, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके अगर सक्सेसर की बात करूँ तो आगे कौन है, प्रिंस चार्ल्स हैं और इनके जो पहले थे वो थे जॉर्ज 6। ठीक है, तो ये चीज़ थी थोड़ी बहुत इनकी पता होनी चाहिए हमें। तो यार ये कुछ बातें हैं। और यहाँ पर हमें क्वीन एलिज़ाबेथ में अगर हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, वहाँ पर भी हमें इनका नाम जो है देखने को मिला। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा आगे बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है 28 फीट टॉल स्टैचू अभी किसका अनवील किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, अंडर द कैनपी नियर इंडिया गेट। तो बेसिकली इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की। और अगर मैं आपसे और बात करूँ, ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत हद तक हमारे साथ जो है साथ दिया। इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो भी इन्हीं के मदद से हुआ है, इन्होंने ही फॉर्मेशन किया था। बेसिकली अगर मैं इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर की बात करूँ तो वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने ही उसको आगे जो है हमें देखने को मिला है, उन्होंने आगे लीड किया और एक आर्मी का फॉर्मेशन किया विच वॉज नोन एज इंडियन नेशनल आर्मी। इन्हीं के नाम पर एक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ नोन एज पराक्रम दिवस। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल ये दिवस जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनके बारे में। उसके अलावा देखो, सुभाष चंद्र बोस जी का वैसे भी उनके बारे में हर चीज़ पढ़ना इंडियन हिस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने जापान आर्मी के साथ मिलकर जो है ब्रिटिशर्स को हटाने की यहाँ से एक पहल भी शुरू करी थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने बखूबी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो बेसिकली अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और इंडिया का रैंक आया है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। तो 132 रैंक है। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया का बहुत अच्छा रैंक नहीं है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो इंडेक्स है किस वजह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो सबसे पहले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है। ठीक है, कितने बच्चे जो है मारे जा रहे हैं, कितने बच्चे ज़िंदा हैं, उसका रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी एजुकेशन जो है एक कंट्री अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है, एक इंसान जो है एक कंट्री में कितना पैसा कमा रहा है। सो ओवरऑल डेवलपमेंट कितनी है कंट्री की, वो उसके ऊपर जो है ये रैंक दिया जाता है। और इंडिया का रैंक अभी 132 आया है। ये रैंक्स आपको एज इट इज़ याद करने, आपसे पूछ लिए जाते हैं। टॉप पर कौन है, स्विट्ज़रलैंड, फिर नॉर्वे, फिर है आइसलैंड। ठीक है,
और पहली बार मैं बात करूँ तो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ये रिपोर्ट है, ये 2 साल में पहली बार ये गिरा है, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। यूएनडीपी वर्क करता है कि किस तरीके से पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए वर्ल्ड से, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, ताकि जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है हम उस पर काम करें, ठीक है। और ये 170 कंट्रीज़ में से भी ज़्यादा जो है ये काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा आगे बात करूं तो नीति आयोग के ऊपर बात है, और नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने मिलकर इंडिया का पहला नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रीट प्रोग्राम ई फास्ट इंडिया जो है, इलेक्ट्रिक फ्रीट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया जो है वो लॉन्च किया। तो दोनों ने किसने, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नीति आयोग की मैं बात करूँ तो नीति आयोग एक डेवलपिंग इटसेल्फ जो एक रिसोर्स सेंटर है, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर है, जिसमें नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं जिसकी बात करती है, जिसमें नॉलेज प्रोवाइड किए जाते हैं, स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये एक्ट करेगा कि किस तरीके से लोगों को जो है ग्रो किया जाए, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएं, और एक कंट्री की ग्रोथ में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप मुझे ये बताओगे कि नीति आयोग तो अभी बनी है, इससे पहले कौन सी कमीशन थी जिसको हमने चेंज करके नीति आयोग बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये एक एपेक्स पब्लिक पॉलिसी है जो कि एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और एक नोडल एजेंसी है जो काम करता है कि किस तरीके से इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, लोगों को स्किल्स प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है। और एक इकोनॉमी का ग्रोथ हो कंट्री की, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हेडक्वार्टर्स इसका आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। चेयरपर्सन बताना है आपने, और इससे पहले जो कमीशन थी जिसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है वो बताना है कौन सी कमीशन थी, ठीक है। तो अभी नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने मिलकर जो है ई फास्ट इंडिया, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो ये ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है बिजनेस में, ठीक है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में, सिविल सोसाइटी में, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर आएँ और एक कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, ठीक है। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स की मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर्स इसका आपको देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। 1982 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली 7 एरियाज़ पर काम करता है, फूड पे, ठीक है, फॉरेस्ट पे, वाटर पे, एनर्जी पे, सिटीज़ पे, क्लाइमेट पे और ओशन पे। तो ये 7 रिसोर्सेज पर जो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट काम करता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो मिलकर इन्होंने जो है ई फास्ट इंडिया का जो एक लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक फ्लीट प्लेटफॉर्म ये ब्रिंग करेगा, मतलब साथ लाएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को और थ्रू द वर्ल्ड, और यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके अलावा न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पे पोलियो के बहुत केसेस देखने को मिले हैं और वैक्सीनेशन रेट्स भी बहुत कम है। तो बेसिकली वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, इस वजह से इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अगर पोलियो की मैं बात करूँ तो यार पोलियो वायरस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, और ये पोलियो वायरस एक स्टीरियोटाइप स्पीशीज़ है एंटेरो वायरस की, ठीक है, एंटेरो वायरस सी की एक स्टीरियोटाइप स्पीशीज़ है। और ये जो फैमिली है अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ पाइकॉर्नावायरेडे, ठीक है, तो उसकी फैमिली में लाई करता है। यहाँ पे 3 पोलियो वायरस के स्टीरियोटाइप्स होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, ठीक है। ये आरएनए से कंपोज किया जाता है, आरएनए जीनोम से कंपोज किया जाता है, और प्रोटीन कैप्सिड से ये जो है कंपोज किया जाता है। स्पीशीज़ कौन सी है, एंटेरो वायरस सी, ठीक है। क्लास कौन सी है, पाइसन वायरस सेटस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ओके, सो यार ये बातें थी, ये मैंने आपसे डिस्कस करी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। हमारे करंट अफेयर्स मैंने एंड तक 10 दिनों के करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस करे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच क्लास।